हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है DOE ऑफिशियल प्रैक्टिस पेपर 24-25। तो इम्पॉर्टेंट है आपके एनुअल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा, तो अच्छी तरह से इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आपकी एनुअल एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अभी हम इसका सोल्यूशन करेंगे एंड प्लेलिस्ट सेक्शन को भी ज़रूर चेक कर लेना, उसमें भी इम्पॉर्टेंट PYQs है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो ये 11th का मैथ्स का सेक्शन ए अभी हम इसका स्टार्ट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले cos 40 डिग्री प्लस cos 80 प्लस cos 160 प्लस cos 240 इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है आपके पास। तो ये ऑफिशियल सैम्पल पेपर है, तो ज़रूर करना है 11th क्लास के बच्चों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी है cos 40 प्लस cos 80 के लिए। तो देखो cos A प्लस cos B की जो आइडेंटिटी होती है 11th क्लास के बच्चे थर्ड चैप्टर टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाला जो है उसको अच्छी तरह से, उनमें जितनी भी आइडेंटिटीज हैं उन्हें अच्छी तरह से याद कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसका। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे cos 40 और cos 80 को लेके cos A प्लस cos B वाली आइडेंटिटी लगानी है। तो cos A प्लस cos B की आइडेंटिटी सबको आती होगी 2 cos A प्लस B बाई 2 cos A माइनस B बाई 2, है ना। तो ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे मैंने इस आइडेंटिटी का यूज़ करके ये इस पे लगा दी। A आपका 40 एंड B 80 है, तो 2 cos A प्लस B अपॉन 2 cos A माइनस B अपॉन 2 ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है एंड ये एज इट इज़ लिख देना है आपको। अच्छा, cos 240 को भी आप लिख सकते हो, कैसे ब्रेक कर सकते हो, cos 180 प्लस 60, 180 प्लस 60 240 होता है ना, तो आपने इसे क्वाड्रेंट वाइज ब्रेक कर देना। अब ये सॉल्व करो, देखो 120 बाई 260, तो 2 cos 60 हो जाएगा एंड 40 माइनस 80 कितना होता है, माइनस का 40 अपॉन 2 करोगे तो माइनस 20 आ जाएगा। अब आपको पता है cos माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा ही होता है, ये आपको याद रखना, cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो थीटा 20 है तो cos थीटा आ जाएगा एंड cos 60 की वैल्यू हाफ होती है। अच्छा, cos 160 एज इट इज़। अब ये देखो क्वाड्रेंट सबको आते होंगे cos पाई प्लस 60, तो क्वाड्रेंट की रूल तो सबको ही आते होंगे। तो ये आपका क्वाड्रेंट है ना, तो ये 0 होता है, यहाँ पे पाई बाई 2 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ 3 पाई बाई 2 होता है और फिर कंप्लीट साइकिल में 2 पाई आ जाता है ना, 0 से स्टार्ट होता है 2 पाई तक जाता है साइकिल। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है आपका, उसमें साइन थीटा और उसका जो रेसिप्रोकल है कॉसेक थीटा वो ही पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। एंड टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, बाकी सारी चीज़ नेगेटिव होंगी थर्ड में। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब कुछ नेगेटिव होगा। तो अगर हम कह रहे हैं कॉस 180 प्लस 60, तो कॉस 180 का मतलब पाई प्लस 60, कॉस पाई प्लस 60, देखो पाई प्लस 60 का है, पाई ये है ना, पाई वाली लाइन, तो पाई प्लस 60 का मतलब इस क्वाड्रेंट पे आ गया आपका, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट, पाई पे प्लस हुआ है ना, तो यानी थर्ड, अगर पाई माइनस होता तो सेकंड क्वाड्रेंट, तो अभी पाई प्लस 60 का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में, अच्छा ये पाई वाली जो लाइन होती है ये वाली, इसमें जो कॉस है वो एज इट इज़ कॉस लिख दिया करो एंड थीटा क्या है इसका 60 डिग्री, तो ये कॉस पाई प्लस 60 को आप कॉस 60 लिख सकते हो। एंड क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो 10 और कॉट प्लस होते हैं, तो कॉस जो होता है आपका, ये जो कॉस है ये नेगेटिव होता है, तो ये कॉस पाई प्लस 60 को आप माइनस कॉस 60 लिख सकते हो, है ना, समझ आ गया। तो इस तरीके से आपको क्वाड्रेंट बनाने हैं। तो यहाँ पे मेरा जो कॉस 180 प्लस 60 है ये कितना आ जाएगा, कॉस 60 आएगा, कॉस 60 डिग्री बट माइनस में आएगा, तो ये माइनस कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 हाफ होता है तो माइनस हाफ हो जाएगा, है ना। ये ध्यान रखना, ये माइनस अंदर नहीं है, ये बाहर है, क्योंकि इसका जो माइनस था वो अंदर था, इसलिए हमने कॉस माइनस थीटा को प्लस कॉस थीटा रखा था, बट यहाँ पे ये माइनस, तो इसका आंसर माइनस कॉस 60 है, तो कॉस 60 हाफ होता है और ये माइनस में आया है। ओके, तो क्वाड्रेंट आपको आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे इसको तो हमने वैल्यूज रख दिया, कॉस 2 से 2 कट जाएगा, ये माइनस हाफ एंड ये कॉस 160। अब ये कॉस 20 डिग्री को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, देखो कॉस 20 को, अगर यहाँ कॉस 160 है ना, कॉस 20 को भी आप 160 बना सकते हो। सोचो कॉस 20 पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट पे रहा होगा,
तो कॉस जो -20 है वो तो cos 20 प्लस का हो गया और ये कट गया है, तो cos 20 को हमें कुछ ऐसे चेंज करना है कि cos 160 के फॉर्म में आ जाए। तो हम cos 20 को देखो कैसे लिख सकते हैं, अगर मेरे को पता है cos 20 मैं कैसे लिख सकती हूँ, cos अगर मैं 160 लाना चाहती हूँ तो 20 कैसे आए, 20 से 160 कैसे आएगा जब मैं 180 - 20 लिखूँगी, है ना। अब ये 180 - 20 में आपने cos 20 को कैसे चेंज किया, देखो अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैं इसे cos 180 - 20 लिखती हूँ तो ये मुझे क्या मिलेगा, पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट होता है ना। तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। अब cos वाली 180 वाली लाइन में तो cos का cos ही रहेगा और ये 20 एज इट इज़ आ जाएगा। और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट पे है तो cos कैसा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होता है ना सेकंड क्वाड्रेंट पे, तो यानी ये माइनस cos 20 आएगा। अब इसलिए क्योंकि मेरे पास तो cos 20 माइनस नहीं है, मेरे पास तो यहाँ cos 20 प्लस में है, तो मुझे क्या करना है, ये आया, ये वाली चीज़ माइनस cos 20 आई है तो मैंने इसके बाहर एक माइनस ले लिया ताकि ये माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए। समझ आया। तो आपने क्या करना है, इस cos 20 को cos 160 की टर्म में लेके आना है। तो आपने इसको कुछ ऐसे चेंज किया, cos 180 - 20 एंड क्योंकि ये पॉजिटिव है तो माइनस भी बाहर लेना पड़ेगा। आप चाहो तो इसको ना चेंज करके इसको भी कर सकते थे, दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते थे। या अगर आपको ये समझ नहीं आया कि कैसे cos 20 को इसमें चेंज करना होता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो cos 20 है, cos 160 है एंड साथ में माइनस का हाफ है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, दोबारा से यहाँ पे cos a प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगा दो, cos a प्लस cos b वाली, 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, तो ये 2 cos a प्लस b अपॉन 2 cos a माइनस b बाई 2 एंड माइनस का हाफ। एंड देन आपको पता है cos ये कितना हो जाएगा, 180 का आधा 90, तो और cos 90 की वैल्यू आपको पता है ना 0 होती है। बाकी यहाँ पे कुछ भी आई ये तो पूरा 0 ही बन जाएगा, है ना। -140 अपॉन 2 एंड -70, तो cos माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है, बाकी 0 है तो 0 तो इस पूरे को 0 कर देगा ना। 0 अगर cos 90 आ गया तो यानी जब भी मल्टीप्लाई में cos 90 आ जाए तो 0 बन जाएगा पूरा, तो ये कितना बचेगा, जस्ट माइनस हाफ। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे। तो क्वेश्चन समझाने में बड़ा लग रहा है बट आपको अगर आइडेंटिटीज आती होंगी अच्छी तरीके से तो आप इसे जल्दी जल्दी कर लेंगे। समझ आ गया। तो यानी इसमें सिर्फ आपका ये माइनस हाफ बचेगा, तो आंसर क्या है, माइनस हाफ, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। तो मैंने डिटेल में समझाया है आपको, अगर आइडेंटिटी वगैरह आती होंगी तो आप जल्दी जल्दी से अटेम्प्ट कर लोगे। तो डिटेल सोल्यूशन करा रही हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए, कंसेप्ट समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए, सिर्फ ऊपर ऊपर से मतलब रटना ना पड़े, तो आपको कंसेप्ट भी आना चाहिए। तो जितनी भी मेरे प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोज़ हैं उनके अंदर कंसेप्ट मिलेंगे आपको एंड डिटेल सोल्यूशन मिलेगा, तो इसलिए ज़रूर प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक कर लेना। आपके फाइनल एग्जाम में 90 प्लस ज़रूर आएंगे अगर 4 to 5 क्वेश्चन पेपर्स को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ देखना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू cos 2x। यहाँ पे cos 2x के कौन सा इक्वल नहीं है, नॉट, देखो नॉट में अंडरलाइन लगाई, cos 2x की आइडेंटिटी अगर सबको आती है तो आपको बोला जो cos 2x के इक्वल नहीं है वो वाली आइडेंटिटी बताओ। तो आपको cos 2x की 4 आइडेंटिटी होती है, याद कर लेना। cos 2x होता है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर cos 2x आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कर सकते हैं, है ना। तो अगर आप इस पूरे को cos स्क्वायर के टर्म में लाओगे तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी cos 2x होता है। एंड cos 2x को अगर साइन स्क्वायर एक्स की टर्म में लाओगे तो वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, यानी इसी से ये फॉर्मूला बन जाते हैं दोनों। एंड एक cos 2x की आइडेंटिटी 10 वाले टर्म में भी होती है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो ये आपके 4 फॉर्मूले आपको याद रखने होते हैं, cos 2x के बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ये। तो यहाँ पे ये चारों फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला है जो इससे रिजेंबल नहीं कर रहा, ये वाला तो होता है, ये वाला भी होता ही है ना, और ये वाला देखो नहीं है क्योंकि 2 cos स्क्वायर माइनस 1 होता है, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर करोगे तो फिर वो cos 2x ना होकर माइनस cos 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला गलत है, नॉट वाला पूछा है ना। तो ये भी होता है, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट ये होना चाहिए था जबकि इन्होंने 1 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स लिखा है, ये तो आपका माइनस cos 2x बनेगा, cos 2x ना होके माइनस cos 2x बनेगा। तो इसलिए सी ऑप्शन वाला ये cos 2x के लिए फॉर्मूला नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है क्योंकि नॉट वाला पूछा है ना आपसे, तो ये सी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने इतनी बार कराया हुआ है, इसलिए कह रही हूँ प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक कर लेना। PYQs में आपको मोस्टली क्वेश्चन देखोगे, जब आप 2-3 क्वेश्चन पेपर भी कर लोगे ना तो आपको देखिएगा ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड ही आते हैं। तो आपको 4 to 5 क्वेश्चन पेपर करते ही आपको मतलब एक आपका जो क्वेश्चन पेपर है ना बहुत ही ईजी लगने लगेगा। तो इसलिए ज़रूर कर लेना प्लेलिस्ट सेक्शन को। डिटेल सोल्यूशन होगा, कंसेप्ट के साथ होगा। तो देखिए साइन एक्स कॉस एक्स की ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछिए, तो साइन एक्स कॉस एक्स के लिए कई बार ग्रेटेस्ट पूछ सकते हैं, कई बार इसका रेंज पूछ सकते हैं, रेंज भी पूछ सकते हैं ना। तो देखो साइन एक्स कॉस एक्स के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स जो है साइन एक्स कॉस एक्स है। मेरे को इसकी रेंज निकालनी है, रेंज का मतलब मिनिमम भी निकल जाएगा, मैक्सिमम भी निकल जाएगा। तो आपको साइन एक्स कॉस एक्स की डायरेक्ट तो नहीं पता होती रेंज, आप क्या कर सकते हो, आपको ना साइन 2x के लिए यानी कोई भी साइन थीटा के लिए आपको रेंज पता होती है। कोई भी साइन थीटा की जो रेंज होती है, अगर फंक्शन साइन थीटा है तो उसकी रेंज जो होती है -1 से +1 होती है, यानी कि साइन थीटा की जो वैल्यू आती है वो मिनिमम -1 होती है, मैक्सिमम +1 होती है। बट मेरे पास तो साइन एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाई में है, तो मेरे को इसको कुछ ऐसे लाना है कि ये किसी आइडेंटिटी में आ जाए। तो मेरे पास साइन एक्स कॉस एक्स तो नहीं होता, मेरा जो फॉर्मूला है वो 2 sin x cos x के लिए होता है ना, जबकि हमें sin x cos x के लिए चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, sin 2x की जगह थीटा मैंने 2x ले लिया, तो साइन कोई भी थीटा हो, sin 2x हो चाहे sin 3x हो, उसकी रेंज तो वही होगी -1 से +1। अब sin 2x की आइडेंटिटी अगर आपको आती है 2 sin x cos x होती है, उसके लिए भी यही आएगी -1 से +1 रेंज। बट मेरे को तो sin x cos x के लिए चाहिए, तो मेरे को ये 2 हटाना पड़ेगा। तो अगर ये 2 हटाना है तो 2 से मैंने यहाँ डिवाइड किया, तो इधर डिवाइड किया तो सबको डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो यहाँ भी डिवाइड करो एंड यहाँ भी डिवाइड करो। अब देखो आपका sin x cos x का मिनिमम -1/2 आ गया और मैक्सिमम कितना आ गया, 1/2 आ गया। यही तो फंक्शन है मेरा, है ना, इसी के लिए तो निकालनी थी मुझे, तो मैंने इसके लिए निकाली। ये फंक्शन है, इसके लिए रेंज क्या आई, अगर क्वेश्चन आता रेंज बताओ इसकी, तो रेंज आती है इसकी -1/2 से लेके, ऐसे इंटरवल बनाते -1/2 से +1/2, ये रेंज होती है, ठीक है। अब आपको रेंज नहीं बोला, आपको बोला इसका ग्रेटेस्ट यानी मैक्सिमम वैल्यू, तो मिनिमम तो इसका -1/2 है और मैक्सिमम कितना जा रहा है, ये हाफ पे जा रहा है ना, ये मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी हाफ है, हाफ का मतलब 0.5 है, जो कि आपका ऑप्शन डी है। तो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में कराया हुआ है आपको। तो इसका आंसर करेक्ट कितना है, डी 0.5, याद भी कर लेना है। सो साइन एक्स कॉस एक्स का जो मैक्सिमम होता है वो 0.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, द डोमेन ऑफ फंक्शन x-4 अपॉन x² - 16 इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पे आपको डोमेन, मैंने किसी भी रेशनल नंबर के लिए डोमेन के लिए ट्रिक बताई है। ये रेशनल नंबर ना p/q फॉर्म है, तो जब भी कोई रेशनल नंबर p/q फॉर्म में होता है तो उसके लिए ये रेशनल नंबर के लिए आपको p/q में कंडीशन लगानी पड़ती है कि जो भी उसका डिनोमिनेटर होगा ना वो 0 नहीं होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर क्या है, देखो न्यूमरेटर तो x-4 है, डिनोमिनेटर में देखो आइडेंटिटी है ना, x² - 16, a² - b², a² - 4 का स्क्वायर है ना, 16 है तो 4 का स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी होती है a - b a + b। अब आप इसे कैंसिल मत करना, क्योंकि पूरा डिनोमिनेटर मेरा x-4 और x+4 ही है, तो इसको कैंसिल मत करने लग जाना। तो मेरा डिनोमिनेटर में x-4 भी और x+4 भी है, तो जो डिनोमिनेटर है कोई भी रेशनल नंबर का वो कब वैलिड होगा, जब उसमें जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो मेरे क्वेश्चन में डिनोमिनेटर क्या है, x-4 और x+4, तो ये डोमेन तभी वैलिड होगा रियल नंबर के लिए जब ये जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 हो। तो अगर ये पूरा नॉट इक्वल टू 0, तो एक बार x-4 नॉट इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, और एक बार +4 है तो उधर जाके -4, यानी x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -4 और 4 नहीं होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू -4 या +4 हो जाए तो ये डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। तो मुझे नीचे 0 थोड़ी ना बनाना है, कोई भी रेशनल का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो जब भी आपको रेशनल नंबर के लिए डोमेन बोला जाए तो उसका डिनोमिनेटर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 लगाया करो। तो इससे 2 वैल्यूज़ आ गई इसमें मेरी। तो मेरा डोमेन जो है एनी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, बट ये 2 नंबर उसके अंदर नहीं होने चाहिए। तो 2 नंबर नहीं होने चाहिए, तो -4 और 4 का सेट बना लो, इंटरवल मत बनाना। ध्यान रखना -4 और 4 का इंटरवल अगर आप बनाते हो ना, तो इसका मतलब होता है -4 से 4 तक जितने भी नंबर होते हैं, -4 से लेके 4 तक ये सारे नंबर माने जाते हैं उसमें। तो इंटरवल मत बनाना, सिर्फ ये 2 नंबर नहीं होने चाहिए, तो इसलिए सेट बनाना। तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट -4 और 4 ये 2 नंबर इसके डोमेन में नहीं हो सकते हैं, तो ये वाला इसका डोमेन होगा। ओके, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन है इसका करेक्ट, 4 और -4, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। एनी रियल नंबर, बट ये दोनों नंबर नहीं होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार कराया हुआ है, इसलिए कह रही हूँ बार बार प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक कर लेना। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी है, सैम्पल पेपर्स भी है उसके अंदर।
तो आपको मोस्टली क्वेश्चन, जब भी आपका क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आएगा ना स्कूल की तरफ से, तो आपको लगेगा कि आपने तो सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, इसलिए ज़रूर करना। तो देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन का साइन है, ये ब्रैकेट नहीं है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर -5 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का मैं कुछ रूल बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म दिख रही होगी कि इसका स्क्वायर है, फिर ये सिंगल है, फिर कांस्टेंट है। तो इस मॉडुलस, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को मैंने y मान लिया थोड़ी देर के लिए, ताकि मैं इसकी क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकूँ। तो y का स्क्वायर -5y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक तो सॉल्व करना आता ही होगा। कोई भी क्वाड्रेटिक की फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये मैंने 10th में बहुत बार सिखाया है। तो जब भी इसका मिडिल स्प्लिट करना होता है तो आप इसके ए को इसके सी से मल्टीप्लाई किया करो। इसका ए कितना है 1, इसका सी कितना है 6, तो 1 इंटू 6 कितना होता है 6। तो अब इस 6, ये वाला जो 6 इसके और फैक्टर भी हो सकते हैं ना, 3 2 जा 6 भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको कोई ऐसा फैक्टर लेना है कि 5 आ जाए। तो वैसे तो 6 और 1 से भी 5 आ सकता है, 6 माइनस 1 करोगे तो 5 आ जाएगा, बट ये वाला काम नहीं करेगा क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे। तो साइन ब्रैकेट के चेंज नहीं होने चाहिए। तो ये वाला फैक्टर ज़्यादा इस टाइम पे, ये वाला फैक्टर काम करता है। 3 और 2 को प्लस करोगे तो 5 आता है ना। तो आप 5y को कैसे लिख सकते हो, कैसे स्प्लिट कर सकते हो, 3y और 2y, क्योंकि -5y बनाना है तो दोनों में माइनस का साइन देना पड़ेगा, है ना। अब इन दोनों में से कॉमन लिया y, तो ये अंदर y -3 बचेगा, एंड यहाँ से भी 2 कॉमन आएगा, देखो माइनस है, और तो ये जो अंदर प्लस है ना, वो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये साइन ब्रैकेट के सेम आ गए। तो आई होप ये तो सबको आता ही होगा मिडिल स्प्लिट करना। तो ये ब्रैकेट आ गई और एक ये आ जाएगा, एंड इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 है तो ये y 2 होगा, या ये 0 है तो y, या तो ये 0 है तो ये 3 होगा, और y -2 0 है तो y की वैल्यू 2 होगी। तो y की दो वैल्यू आ गई 2 और 3। और y मैंने क्या माना था, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माना था। तो यहाँ पे मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना है, या तो 2 है या 3 है। अच्छा, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर तो एक फंक्शन है ना, तो ये इसके अंदर x क्या क्या हो सकता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 का आंसर, जो भी x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है कि आंसर मेरे को 2 मिले, यानी उसका जो रेंज है वो 2 मिले। तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब पता होगा कि अगर कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, मान लो ये 2 है तो इसका आंसर मुझे 2 ही मिलेगा। अगर ये 2.1 है तब भी मुझे आंसर क्या मिलेगा, 2। यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का रेंज जो होता है ना, हमेशा इंटीजर वैल्यू होती है। इसका कई बार 1 नंबर पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो इसकी रेंज होती है ना किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की, वो एक इंटीजर वैल्यू होती है। कैसी वैल्यू होती है, इंटीजर वैल्यू होती है, याद रखना। रेंज इसकी इंटीजर वैल्यू होती है, बट जो इसका डोमेन होता है ना, डोमेन का मतलब एक्स, वो इंटीजर वैल्यू, वो ना कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। बस याद रखना, डोमेन में अगर यहाँ x है ना अंदर, तो ये x होगा, और फिर जो उसके नेक्स्ट वाला x+1 होगा वो इंक्लूडेड नहीं होगा। ये डोमेन होता है उसका। यानी कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x है तो x तो होगा और x+1 तक जाएगा वो डोमेन। इंटरवल इसलिए लगाया कि x से x+1 तक जाएगा, बस x+1 इंक्लूडेड नहीं होगा, ये याद रखना। ठीक है, तो ये रेंज तो उसकी इंटीजर वैल्यू मिलेगी। जैसे x अगर मान लो 2 आ रहा है, तो आपको जो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x यानी रेंज 2 आ रही है, तो यानी x क्या क्या हो सकता है, x 2 से लेके उसके नेक्स्ट वाला इंटीजर 2 से लेके 3, यानी 2 से 3 में 2 भी हो सकता है, 2.1 भी हो सकता है, 2.2 भी हो सकता है, 2.3 भी हो सकता है, एग्जैक्ट 3 नहीं हो सकता। तो इसलिए मैंने इसको ओपन इंटरवल दिया है। तो अगर इसका आंसर 2 आ रहा है, 2 आंसर कब कब आ सकता है, जब ये अंदर 2.1 हो, 2.2 हो, 2.3 हो, 2.5 हो, 2.6 हो, 2.7 हो, 2.8 हो, 2.9 हो, तो 2 मिलेगा। बट 2 जैसे 3 आएगा ना, तो 3 पे तो आंसर 3 मिल जाएगा ना। तो 3 होगा अगर ये अंदर, तो 3 का आंसर तो 3 मिलेगा, ना कि 2 मिलेगा। तो यानी ये 2 से लेके 3, बट 3 इंक्लूडेड नहीं है। तो ये इंटरवल का मतलब तो समझ आता है। 2 से 3 में सारे डेसिमल्स भी आ सकते हैं अंदर, 2 भी इंक्लूडेड है बट 3 नहीं इंक्लूडेड है। सेम ऐसे अगर ये 3 आंसर दे रहा है तो इसका मतलब ये 3 से लेके 4 तक तो जाएगा, बट 4 इंक्लूडेड नहीं होगा। तो याद रखना, अगर इसकी रेंज ये है तो इस इंटीजर से लेकर, ये मैंने बता दिया आपको, डोमेन जो होता है इसका, जो भी यहाँ हमारा रेंज होगा उससे नेक्स्ट वाला तक जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये 3 से 4 इंक्लूडेड नहीं होगा। अब मैं इन दोनों को अगर कंबाइन करूँ तो 2 से 4 जा रहा है ना, 2 से 4 जा रहा है और 2 इंक्लूडेड है, बट 4 पे तो ओपन इंटरवल है, तो ये वाला इसका एक्चुअल में डोमेन होगा। तो आई होप सबको ये समझ आ गया होगा। तो ये इसका आंसर है 2 से 4, डी ऑप्शन इसका आंसर है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं।
थीटा आपको 135 डिग्री दिया है और ये 135 डिग्री किसके इक्वल है, ए पाई बाई बी, और ए पाई बाई बी जो है वो रेडियन में दिया हुआ। अच्छा, यहाँ डिग्री में दिया और ये रेडियन में दिया है, तो मुझे इसको भी रेडियन में बदलना पड़ेगा ना, तभी तो मैं इक्वल कर पाऊंगी। तो 135 डिग्री अगर इतने रेडियन है तो आपको बोला है कि ए एंड बी निकालो और ए एंड बी को प्राइम नंबर होने चाहिए और फिर उनका सम भी निकालना है। तो पहले तो मैं इसको इसके इक्वल रखूँगी। तो आपको क्वेश्चन में 135 डिग्री इतने रेडियन के बराबर दिया है। अब आपको यहाँ ये साइड रेडियन दिया तो इसको भी रेडियन में बदल दो। अब रेडियन में बदलना तो सबको आता होगा। 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन होता है, याद रखो 360 डिग्री जो होता है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। तो अगर मेरे को 135 डिग्री पे रेडियन को कन्वर्ट करना है तो पहले मैं 1 डिग्री पे निकालूंगी। 1 डिग्री का मतलब होता है 1 डिग्री का मतलब होता है कि ये डिवाइड में जाएगा, है ना। जब भी 1 इतने से 1 पे निकालोगे तो ये नंबर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, और इतने पे निकालोगे तो ये नंबर कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। यूनिटरी मेथड सबको आता होगा। तो यानी कि 135 डिग्री में इतना रेडियन होता है, तो यानी कि इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ ना 2 पाई बाई 360 इंटू 135। एंड ये तो ऑलरेडी रेडियन में है तो इसको तो ऐसे ही रहने दिया, दोनों को रेडियन में बदल दिया। अब पाई से पाई कट गया एंड 2 से ये 180 पे कट जाएगा, तो यानी कि ए बाई बी जो आएगा आपका 135 बाई 180 आ जाएगा। अब इसे भी आप कैंसिल कर लो। पहले मैंने इसे 5 से कैंसिल किया 27 और 5 से कैंसिल किया 36, फिर ये 9 से कैंसिल हो गया, 9 3 जा 9 4 जा, तो ए बाई बी आपका 3/4 आ गया। अब देखो ए तो 3 है और बी कितना है 4 है, तो 3 और 4 देखो आपके क्या है, को प्राइम नंबर ही है ना। तो यहाँ पे को प्राइम नंबर लेना है तो सबसे पहला जो सिंप्लीफाई मिला है तो वो 3 और 4 है। वैसे तो ए की वैल्यू जस्ट 3 नहीं है, 3x है, बी की वैल्यू 4x है, यानी कि ये कोई भी इक्विवेलेंट के बराबर भी हो सकता है ए बाई बी फ्रैक्शन। बट क्योंकि आपको को प्राइम नंबर चाहिए तो आप जस्ट इसका जो सबसे पहला प्राइम जो मतलब लास्ट में सिंप्लीफिकेशन करके आया है वो ही आपको लेना है। तो ए 3 आ गया, बी 4 आ गया, और फिर आपको इसका सम भी निकालना है। तो 3 + 4 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मान लो ऑप्शन में कुछ और नंबर होता तो फिर आप इसका कोई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं ना, और फिर निकाल के ऑप्शन से मैच करते। तो फिलहाल इसमें को प्राइम नंबर की कंडीशन दी थी, इसलिए ये ही जो भी सिंप्लीफाई करके आया वही ए होगा, वही बी होगा। अदरवाइज ए बाई बी अगर 3/4 है तो इसका मतलब एग्जैक्ट ए 4 3 नहीं है, ए बी 4 नहीं है, इसका मतलब ए 3 टाइम्स है किसी भी नंबर का एंड बी 4 टाइम्स है उस नंबर का, है ना। यानी इसका इक्विवेलेंट भी हो सकता था, बट आपको को प्राइम बोला इसलिए 3 और 4 लेना है आपको। तो ये आंसर 7 आ जाएगा सम करके। तो इसका आंसर आपका 7 है, डी ऑप्शन। इसका आंसर क्या है, डी ऑप्शन 7, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ऐसे ही डिटेल कंसेप्ट के साथ आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिलेंगे, तो आपको ज़रूर चेक करना है। एंड इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम करेंगे, वो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन 7 देखते हैं। 1 + आयोटा की पावर 4 = p + आयोटा क्यू। आपको फाइंड करना है p² + q²। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर की है, जिसको रूल्स पता है तो वो आसानी से कर ही लेंगे। और ट्रिक भी मैं बता दूंगी इसको, अभी मैं डिटेल सोल्यूशन बता रही हूँ, उसके बाद ट्रिक भी बता दूंगी इसकी। तो 1 + आयोटा का पावर 4। अब ये आपको पता है ना, आयोटा जो होता है √-1 से आता है। √-1 कितना होता है, आयोटा होता है, और आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 हो जाता है। समझ आया। तो आपको क्या करना है, ये 4 है ना, तो ये इसको ऐसे ब्रेक करना है, इसमें अंदर स्क्वायर और फिर बाहर स्क्वायर, तो ये 4 ही हो गया ना। अब आपको ना डायरेक्ट ना, वैसे तो ये याद रखना है 1 + आयोटा का स्क्वायर जो होता है ना वो 2 आयोटा आता है, याद कर लेना, ये ट्रिक होती है। यानी आपका क्वेश्चन यहीं से शुरू कर सकते हो आप चाहे तो। 1 + आयोटा का होल स्क्वायर कितना आता है, 2 आयोटा के बराबर। अदरवाइज सॉल्व करके मैंने करा दिया है। 1 ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर एंड बी का स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर, एंड फिर +2 × a × b, 2 × 1 = 2 आयोटा, है ना। एंड इस पर भी अलग से स्क्वायर है, इसका स्क्वायर खोला, ये तो ये आ गया, और इस पर स्क्वायर है। अब मैंने आपको बताया ना आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो ये कट जाएगा इससे, तो ये जस्ट 2 आयोटा बचेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ क्वेश्चन की ट्रिक ये है कि आपको ये याद रखना है, ये 2 आयोटा होता है और इस पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर यानी 4, और आयोटा का स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -4, और ये पूरा जो सिंप्लीफाई करके आए किसके बराबर है, p + आयोटा क्यू के। तो p + आयोटा क्यू। अब अगर आप इसे कंपेयर करो, रियल अलग करो, इमेजिनरी को कंपेयर करो, तो देखो इसका रियल पार्ट तो ये है, तो इसका रियल पार्ट तो इसके रियल के बराबर है, p किसके बराबर है, -4 के, और जिसका इमेजिनरी पार्ट है वो q है। q इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे q है, बट यहाँ पे तो इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो यानी इसका q कितना है, 0 है। अब आपको p और q मिल गए, तो p² + q² निकाल लो। p का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर, q का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर है तो प्लस में 16 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर मतलब 4 4 जा 16, और माइनस से 2 बार तो प्लस आंसर आएगा। डी ऑप्शन इसका आंसर है। तो इजी सा ही क्वेश्चन था ये तो।
तो 16 आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, z आपको 3+√2 आयोटा दिया है एंड z इंटू जेड निकालना है। इस क्वेश्चन में हल्का सा कन्फ्यूज़न है, देखते हैं। तो यहाँ पे आयोटा पे रूट नहीं है, ध्यान रखना, √2 पे है सिर्फ रूट। तो यहाँ पे z आपको गिवन है 3+√2 आयोटा। ओके, आपको अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, मुझे लग रहा है मिस प्रिंट भी हो सकता है, फिर भी मैं दोनों तरीके से बता दूंगी आपको। तो z इंटू जेड निकालना है, तो z इंटू जेड यानी इस z को z से ही मल्टीप्लाई करना है ना। z को z, z है ना, z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक पार्ट रियल एक पार्ट इमेजिनरी होता है। तो ये पूरा z है, तो z को z से ही मल्टीप्लाई करना है। तो यानी इस सेम को सेम से मल्टीप्लाई करना है, तो होल स्क्वायर लगा सकती हूँ। अब आईटी बना दो a+b का होल स्क्वायर, इसका a का स्क्वायर प्लस b क्या है, b का स्क्वायर एंड 2 इंटू a इंटू b। अब आपको 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट पे भी है और आयोटा पे भी है, तो √2 का स्क्वायर तो 2 आ जाएगा और आयोटा पे भी स्क्वायर है। एंड 2 3 6 नंबर से मल्टीप्लाई हो गया, रूट अलग से लिखेंगे आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो 2 1 ज़ा 2, माइनस का 2 आ जाएगा, 9 - 2 7 एंड ये। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करके ये वाला फॉर्म देना पड़ता है, a+ आयोटा भी आ गया, a+ आयोटा भी। तो अगर मैं z इंटू जेड निकाल रही हूँ तो मेरा ये आंसर आ रहा है 7 + 6√2 आयोटा, जो कि मेरे ऑप्शन में मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा है ना। तो यानी मुझे लगता है कुछ मिसप्रिंट है क्वेश्चन में। यहाँ पे z इंटू जेड कॉन्जुगेट होना चाहिए था, तभी आंसर आ पाएगा। तो मैंने दोनों तरीके से ही कर दिया क्वेश्चन। अगर ये z है और मैंने z कॉन्जुगेट निकालना है, इस z इसको कैसे पढ़ोगे, इसका ऐसे साइन लगा है ना ऊपर, तो ये कॉन्जुगेट z होता है। कॉन्जुगेट z, कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि z का कॉन्जुगेट मतलब जो भी इसका इमेजिनरी वाला पार्ट है ना, उसका साइन बदलो। z में इमेजिनरी वाला पार्ट ये है, इसमें कैसा साइन था प्लस, तो अगर इसका कॉन्जुगेट निकालूंगी तो इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करूंगी, यानी प्लस की जगह माइनस। इसका मत बदलना, ध्यान रखना, रियल का नहीं बदलते साइन। रियल का अगर यहाँ माइनस भी होता तो वो भी माइनस ही लगा रहता। रियल का साइन नहीं बदलते, सिर्फ इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन चेंज करते। तो कॉन्जुगेट जेड का मतलब जो इमेजिनरी होता है उसका क्या करना होता है, इमेजिनरी का साइन चेंज करना होता है, सिर्फ इमेजिनरी का, याद रखना। तो मेरे को इसका प्लस है तो यहाँ माइनस लगा दिया मैंने, तो ये जेड कॉन्जुगेट आ गया। अब जेड को अगर मैं जेड कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूँ तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आइडेंटिटी बन गई ना, a+b a-b क्या होती है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, √2 रूट का स्क्वायर 2, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर -1, तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 2 11 ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो मुझे आई होप लगता है क्वेश्चन में कि यहाँ कॉन्जुगेट होना चाहिए तभी आंसर मैच करेगा। तो इसका आंसर 11 है, 11 आपका है ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। z गिवन है आपको ये पूरा, और आपको z इंटू जेड कॉन्जुगेट निकालना है, और फिर उसके बाद z इंटू जेड कॉन्जुगेट है उसका इमेजिनरी वाला पार्ट निकालना है। पूरा z कॉन्जुगेट पहले सॉल्व कर लो, फिर इमेजिनरी पार्ट पूछा है उसका, जस्ट ये ध्यान पढ़ो, IM का मतलब इमेजिनरी होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, z गिवन है ना, तो आप कहीं से पूरा पहले सिंप्लीफाई करने मत लग जाना, वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा उसमें। तो आप पहले z है ना, तो सीधा इसी से z कॉन्जुगेट बना सकते हो। तो z अगर आपको ये गिवन है, तो अभी मैंने z कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट मतलब ऊपर ऐसा साइन लगा हुआ, तो z कॉन्जुगेट का मतलब होता है ये जो भी इसमें इमेजिनरी वाले हैं ना, वो उनके साइन बदल दो। तो ये प्लस है तो ये माइनस हो गया यहाँ पे, ऐसे ये प्लस है इमेजिनरी वाला तो यहाँ पे माइनस कर दो। इसमें भी नीचे यहाँ इमेजिनरी वाले में प्लस है तो यहाँ माइनस कर दो। तो मैंने इसी को बिना सॉल्व किए z कॉन्जुगेट इसी से बना लिया। ओके, अब आपको z इंटू जेड कॉन्जुगेट निकालना है, ये डॉट का मतलब इंटू है, तो इसका इंटू करोगे तो ध्यान रखो, देखो जब इसको आप इससे इंटू करोगे तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी ना, a+b a-b, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सेम ऐसी जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी आइडेंटिटी बन जाएगी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऐसे ही इसको जब इससे ये इसके सामने जब यहाँ लिखोगे तो ये इसके सामने आ जाएगा ना ये वाला, तो यहाँ भी आइडेंटिटी बन जाएगी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 आयोटा का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर करो पहले 9, और फिर देखो ये मैं करके दिखा देती हूँ, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, साथ में आयोटा स्क्वायर और बाहर माइनस था। अब ये आयोटा स्क्वायर भी तो माइनस होता है, -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सेम ऐसे ही 3 का स्क्वायर 9, 4 4 जा 16 आयोटा स्क्वायर, अब आयोटा स्क्वायर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस को प्लस कर देगा, तो 4 9 13 इंटू 25 अपॉन में 41। अब आप इसे मल्टीप्लाई करो ना करो, आपको z इंटू जेड कॉन्जुगेट नहीं पूछा क्वेश्चन में, आपको उसका जस्ट इमेजिनरी पार्ट पूछा। तो देखो ये पूरा तो हमारा रियल पार्ट आया ना, इमेजिनरी तो यहाँ कुछ आया ही नहीं है, इमेजिनरी तो कुछ आया ही नहीं है, 0 इमेजिनरी है, तो यानी कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 होगा। तो ऐसे करके सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, समझ आ गया सबको। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन ए इसका
आंसर है। ध्यान रखना, अगर इसका इमेजनरी पूछा है तो 0, बट अगर रियल पूछ लेते, अगर ये क्वेश्चन में आर ही लगा देते यहाँ पे जेड कॉन्जुगेट का आर ही, तो यानी ये आंसर होता है, इसको सॉल्व करके आप निकाल लेते। तो फिलहाल इमेजनरी पूछा है तो इमेजनरी तो कुछ था ही नहीं, 0 है इसका आंसर। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको इनइक्वालिटी में से समझा रखा है कि जब भी इनइक्वालिटी आपकी ना रेशनल नंबर में आती है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले रेशनल नंबर के लिए डोमेन निकालना आपको सिखाया था कि उसका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो नॉट इक्वल टू 0 रखना होता है। अब इसमें इनइक्वालिटी में रेशनल नंबर को कैसे देखा जाता है, ध्यान से देखेंगे। तो कोई भी रेशनल नंबर में जब इनइक्वालिटी आती है तो आपको क्या करना होता है ना, देखो ये अगर आप मतलब केस बनाने लग जाओगे ना कि ये पूरा रेशनल नंबर ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव कब होगा, या तो न्यूमरेटर भी नेगेटिव हो और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव, पहला केस। और दूसरा केस, या तो ये न्यूमरेटर भी पॉजिटिव हो और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो, तब भी ये ग्रेटर देन होगा। ग्रेटर देन का मतलब पॉजिटिव कब होगा, जब या तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हो, पहला केस। या दूसरा केस, या तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव हो डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो। तो दो केस इस टाइप से फिर आपको दो केस करके बहुत लेंदी हो जाता है क्वेश्चन। तो जब भी आपको रेशनल नंबर दिखे ना, रेशनल नंबर में इनइक्वालिटी दिखे, तो एक सिंपल सी ट्रिक मैंने पहले भी समझा रखी है। कोई भी रेशनल नंबर की इनइक्वालिटी दिखती है तो आप क्या करा करो, अगर ये पूरा ग्रेटर देन 0 है ना, तो आप क्या करा करो, इसके दो केस ना बना के आप ना इसका डिनोमिनेटर को ना हमेशा के लिए पॉजिटिव कर दो। कैसे कर सकते हो, जो भी डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको उसी डिनोमिनेटर को ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, जिससे क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर का पार्ट है वो ये स्क्वायर में चेंज हो जाता है। ये इसका सेम है तो सेम सेम का स्क्वायर हो जाएगा ना, एंड ये इसके साथ आ जाएगा। अब देखो, कोई भी स्क्वायर हो वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, कोई भी स्क्वायर वो पॉजिटिव होता है, यानी कि मेरा जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव बना दिया मैंने। अब मेरे को डिनोमिनेटर उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली ये भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, तो यानी केस सेकंड ही लूँगी। अब मैंने इसे पॉजिटिव कर दिया तो मुझे ये वाला, अब तो सिर्फ ऊपर वाले को पॉजिटिव रखना है। तो अब मेरा ये, इससे कोई मतलब नहीं, इसी को देखना है मुझे। आई होप समझ आ गया। तो कोई भी रेशनल नंबर दिखे आपको तो आप इसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव किया करो। डिनोमिनेटर पॉजिटिव करने का मतलब होता है इसको स्क्वायर में बदलो, तो इसको इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो आपको जस्ट इसके लिए इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो ये पूरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब आपको पता है एक्स के साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई है इनइक्वालिटी में, अगर नेगेटिव से एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो मल्टीप्लाई बीच में कोई साइन नहीं है ना, तो नेगेटिव से एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब भी नेगेटिव से एक्स मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो ये नेगेटिव हटाने के लिए, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी में एक्स से अगर नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये नेगेटिव हटाना है, तो नेगेटिव से मुझे दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो जब भी हम इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करते हैं -1 से या डिवाइड करते हैं ताकि ये नेगेटिव साइन हट जाए, माइनस मल्टीप्लाई में ना एक्स के साथ, तो आपको इस माइनस को हटाना है। तो आपको एक्स को पॉजिटिव करना है तो आपने -1 से या तो मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, दोनों साइड। तो जब भी आप करते हो तो जो इनइक्वालिटी का साइन होता है वो चेंज हो जाता है, याद रखना, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। किसका, इनइक्वालिटी का। ओके, तो ये जो माइनस से अगर हटाना है तो मैंने -1 से इसको पूरे को मल्टीप्लाई किया तो ये -2 से +2 हो जाएगा, एंड ये तो पूरा एक ही टर्म है ना, तो यानी कि ये मैंने जस्ट इसको इस पूरी टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस हट गया, और इधर तो माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी तो 0 ही आएगा, बस ये साइन चेंज हो जाएगा। तो जब भी आपको एक्स का नेगेटिव दिखे, नेगेटिव एक्स मतलब एक्स के साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई में होना चाहिए, तो आप इस नेगेटिव को हटाओगे तो आपको ये हटाने का मतलब दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन चेंज कर देना। अब ये यहाँ पे ये 2, तो देखो यहाँ पे 2 का कोई मतलब नहीं है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई है तो वहाँ जाके 0 ही बन जाएगा। तो मुझे जस्ट इसको देखना है, x - 3 लेस देन 0 का मतलब x की वैल्यू लेस देन 3, क्योंकि ये 3 माइनस में तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यानी x की वैल्यू 3 से लेस होनी चाहिए। तो मेरा जो भी मेरी नंबर लाइन है वो -∞ से इन्फिनिटी पे कहाँ पे ब्रेक होगी, इस 3 पे। अब 3 से लेस पे देखो, 3 से लेस पे अगर कोई नंबर लेते हो, मान लो 3 से लेस का मतलब इस साइड जाएगा ना, तो मान लो 2 लेते हो, 3 से लेस कितना आएगा, 2 आएगा। अब 2 को मैं अगर यहाँ रखूँ तो 2 - 3 कैसा मिलेगा मेरे को, नेगेटिव मिलेगा ना। 2 - 3 क्या मिलेगा, -1। तो और 2 से मल्टीप्लाई करके नेगेटिव ही आएगा, तो यानी इस साइड पे मेरे को नेगेटिव आंसर मिलेगा। और अगर 3 से ज़्यादा कोई बड़ा नंबर लेती हूँ, मान लो मैं 5 लेती हूँ, तो 5 - 3 कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। 2 तो पॉजिटिव मिलेगा और ये भी 2 पॉजिटिव है, तो प्लस का 4 है ना। तो यानी कि इस वाले साइड का कोई भी नंबर लोगे तो आंसर प्लस मिल रहा है इस पे रख के, और इस साइड का कोई भी नंबर लेते हो तो इस पे रख के आंसर कैसा मिल रहा है, नेगेटिव। और मुझे ये साइन कैसा है, फाइनल साइन मेरा नेगेटिव वाला है ना, लेस का मतलब नेगेटिव, तो मुझे ये वाला नेगेटिव वाला पार्ट में आंसर मिलेगा। तो यानी कौन सा इंटरवल मिलेगा मुझे, 3 से
माइनस इन्फिनिटी। तो 3 भी इंक्लूडेड नहीं है, तो क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं है ना। अगर इक्वल का साइन होता, मान लो अगर यहाँ पे इक्वल का साइन होता, तब तो आपका आंसर में 3 इंक्लूडेड होता, क्लोज इंटरवल होता। और लेस है तो मतलब माइनस इन्फिनिटी, बट उस पर तो ओपन ही होता है, माइनस इन्फिनिटी में ओपन इंटरवल होता है, तब आपका आंसर ये होता। बट यहाँ इक्वल का साइन नहीं है ना, तो इसलिए 3 इंक्लूडेड नहीं है, तो ये ओपन इंटरवल 3 से लेके माइनस इन्फिनिटी और फिर ये, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, क्योंकि यहाँ लेस का है ना, तो लेस का मतलब ये वाला इंटरवल, अगर यहाँ ऐसा साइन होता तो आपको ये वाला लेना होता। तो फिलहाल आपको ये सी आंसर आ जाएगा इसका। तो ध्यान रखना, इंटरवल का भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है, तो गलत हो जाता है। ये ओपन इंटरवल, क्लोज नहीं होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। ये आंसर है सी ऑप्शन, ठीक है। तो आई होप सबको समझ आ गए होंगे ये सारे क्वेश्चंस। तो ऐसे ही डिटेल क्वेश्चंस के डिटेल सोल्यूशन और कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे आगे के क्वेश्चंस में, इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसके लिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ताकि जल्दी से जल्दी आपको इसके नेक्स्ट पार्ट को मिल जाए। नेक्स्ट पार्ट आपको डिटेल सोल्यूशन कंसेप्ट के साथ मिल जाए। तो बहुत जल्दी ही हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, 1000 लाइक जल्दी से जल्दी कर दो, ताकि आपको जल्दी से जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट मिले, जिसमें हम इसके बचे हुए क्वेश्चंस, एजर्शन, रीजन, सेक्शन बी वगैरह कवर करेंगे। तो प्लेलिस्ट सेक्शन को देखना ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। एंड इसके नेक्स्ट पार्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है, डिटेल सोल्यूशन के साथ, कंसेप्ट के साथ। तो प्रैक्टिस करते रहिए, आपके फाइनल एग्ज़ाम की अब शुरू ही होने वाले हैं, इसलिए अब थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और ये DOE का ऑफिशियल सैम्पल पेपर है, प्रैक्टिस पेपर है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए 40-50% तो इसमें से आता ही है पेपर में। और बाकी के लिए प्लेलिस्ट सेक्शन है, तो उसको आप ज़रूर कर लेना। अगर आप कर लेंगे तो आपको आपका क्वेश्चन पेपर बहुत ही ईजी लगेगा, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस में वैल्यू चेंज हो सकती है, बट रिपीटेड ही होते हैं। 70 to 80% रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए 4 to 5 क्वेश्चन पेपर ज़रूर कर लेना। तो बचे हुए क्वेश्चंस को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, जिसके लिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। एंड चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही वीडियोस आपको कंसेप्ट के साथ सीखने को मिलेंगी यहाँ पर।